A very happy and successful good morning to you all. Facts, judgments, and opinions of editorials. If we can comprehend them, interpret them, and analyze them, then not only our thinking process develops, but a database of facts also allows us to think deeply, perform better, and get success in competitions. आइए स्टार्ट करते हैं द हिंदू के 17 नवंबर के एडिटोरियल थ्रेट और ट्रीट, जो आरसीईपी के पूरे हिस्ट्री और प्रेजेंट स्टेट के बारे में आपको बताएगा। थ्रेट, जब आपको लगे कि कोई चीज आपके लिए खतरा बन रही है। ट्रीट, जब कोई चीज आपके लिए पार्टी बन रही है। तो आरसीईपी इंडिया के लिए थ्रेट है या एक ट्रीट है? हमें इसे दूर भागना चाहिए या इसको एंजॉय करना चाहिए? द फाइनल एग्रीमेंट ऑफ आरसीईपी कवर्स वेरियस इश्यूज दैट इंडिया हैड फ्लैग्ड इंडिया हैड मार्क्ड कि ये रेड मार्क है भाई, इनको देखो, इनसे हमको दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे कई सारे इश्यूज को कवर कर लिया है आरसीईपी के फाइनल एग्रीमेंट ने। ये रहा पूरा एडिटोरियल इन 10 बुलेट पॉइंट्स, जिसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेट अस बिगिन विद फर्स्ट स्लाइड। आरसीईपी का मतलब होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP was signed into existence. To sign something into existence, when we sign on a document and then it comes into existence. On Sunday, by 15 countries led by China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand, and the 10-state ASEAN grouping, creating one of the world's largest trading blocs. Now, ASEAN is a grouping of 10 states, 10 countries, and if we add China, Japan, South Korea, Australia, and New Zealand to that, then we get the 15 countries that have signed RCEP on Sunday. Now, this is one of the world's largest trading bloc. What is ASEAN? ASEAN basically is the association of Southeast Asian nations. Southeast Asia के countries का association है ASEAN. It was founded on 8th August 1967 with 5 initial members: Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand. These were 5 founder members. Headquarters is in Jakarta, Indonesia. But now Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam are also its members. So now you know that who are the 10 members of ASEAN. Noticeable by its absence was India. Now, whenever the world notices that these 15 countries have entered into an agreement known as RCEP, वो देखते हैं कि भारत तो यहाँ पर absent है। तो भारत अपनी absence के कारण बहुत noticeable है, which after 7 years of protracted negotiations decided last November to exit the grouping. Protracted, बहुत लंबा खींचने वाला negotiations, बातचीत। 7 सालों की लंबी बातचीत के बाद भारत ने पिछले नवंबर में निर्णय लिया था कि हमको इस ग्रुपिंग से बाहर जाना है। नवंबर 2019 में इंडिया केम आउट। क्यों? इंडिया हैड जस्टिफाइड इट्स डिसीजन एज प्रोटेक्टिंग इट्स इकोनॉमी फ्रॉम बर्जनिंग ट्रेड डेफिसिट्स विद अ मेजॉरिटी ऑफ द 15 RCEP मेंबर्स। भारत ने अपने निर्णय को सही ठहराया था कि हमको अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना होगा फ्रॉम बर्जनिंग मतलब तेजी से बढ़ते हुए ट्रेड डेफिसिट। व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? जब किसी कंट्री को आप एक्सपोर्ट कम करते हैं और वहां से इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो आपका होता है ट्रेड डेफिसिट। इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होता है आपका ट्रेड डेफिसिट। तो हमारे ट्रेड डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ रहे थे इन 15 RCEP मेंबर्स की मेजॉरिटी में से, and had cited the grouping's refusal to accede to its request on safeguards as a deal breaker. और हमने कुछ सेफगार्ड्स के लिए रिक्वेस्ट की थी कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी सेफ रहे तो हमको कुछ सेफगार्ड चाहिए, हमारी रक्षा के लिए कुछ कदम होना चाहिए। उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करने से, टू एक्सेप्ट समबडीज रिक्वेस्ट,
ग्रुपिंग ने मना कर दिया था और इसको इंडिया ने कोट किया था कि यह कारण है एज अ डील ब्रेकर कि हमको यह डील ब्रेक करना पड़ रहा है, वी आर अनेबल टू बी ए पार्टी ऑफ दिस आरसीईपी। तो क्लियर हो गया सभी को कि जब 15 मेंबर्स कंट्रीज के कई सारे देशों के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ रहा था, तो हमें अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए कुछ सेफगार्ड्स की आवश्यकता थी, लेकिन उस रिक्वेस्ट को ग्रुपिंग ने मना कर दिया था, इसलिए हमने इसको डील ब्रेकर मानते हुए आरसीईपी पे छोड़ दिया था। अब ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं विद द मेजॉरिटी ऑफ 15 आरसीईपी मेंबर्स, हमारा सबसे बड़ा मतलब होता है चाइना, क्योंकि चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। Those reasons were on the face of it justifiable at the time। ये सारे कारण देखा जाए फर्स्ट साइट में तो बिल्कुल उचित थे, न्यायपूर्ण थे उस समय, एंड वर वेलकम्ड बाय, उनका स्वागत किया गया था इंडस्ट्री ने, ट्रेड ने एंड फार्मर्स ग्रुप्स। उद्योगों ने, व्यापार ने और किसानों ने, सभी ने स्वागत किया था कि भारत ने सही कदम उठाया है। हाउएवर, किंतु 12 months डाउन द रोड, 12 महीने बाद डाउन द रोड, इसी रास्ते पर 12 महीने आगे बढ़ने के बाद, इंडियाज ऑप्टिंग आउट, भारत का बाहर निकलना, व्हेन यू ऑप्ट आउट यू डिसाइड टू कम आउट ऑफ समथिंग, अपीयर्स, ऐसा लगता है कि फार मोर डिबेटेबल, ये कहीं अधिक विवादपूर्ण लगता है इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक रैशनल। यह आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक उद्देश्य से लगता है कि काफी विवादग्रस्त डिसीजन रहा, ये शायद उतना वेलकम आज न हो, ऐसा हमको लग रहा है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड्स, यह एडिटोरियल एक खास दिशा लेगा, अंत तक जाते जाते आपको एक खास दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हम सभी इसको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन इस दृष्टिकोण को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। With global trade and the economy foundering on the shores of the COVID-19 pandemic, फाउंडरिंग जब आप गलती कर दें किसी और, किसी गलत डिसीजन के कारण या किसी स्पेशल अवस्था के कारण, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आप लड़ खड़ा जाए, देन यू आर फाउंडरिंग ऑन द शोल्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 महामारी के कारण। अब देखिए, शोल का दरअसल इस्तेमाल हम करते हैं एक बार जितनी मछलियां पकड़ी जाती हैं, तो कोविड-19 ने ह्यूमन लाइव्स को इस प्रकार से बना दिया है कि कोविड-19 कहीं भी वार कर रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, राइट। तो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इकोनॉमी परेशान है, ग्लोबल ट्रेड भी फाउंडर कर रहा है, स्पेशली एज न्यू इन्फेक्शंस इन यूरोप एंड द यूएस प्रॉम्प्ट फ्रेश रेस्ट्रिक्शंस देयर। और फिलहाल यूरोप और यूएस में जो सेकंड वेव आई है, इसे कारण उनको फ्रेश रेस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ रहे हैं, प्रॉम्प्ट, जब कोई चीज किसी चीज को कॉज करती है, कॉज कर रहे हैं फ्रेश रिस्ट्रिक्शंस। द प्री एमिनेंस ऑफ द ईस्ट एशियन एंड पैसिफिक कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड सर्विंग एज ए बुलवर्क इन कंटेनिंग द पैंडेमिक एंड री-एनर्जाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन हार्डली बी अंडरस्टैंडेड। तो इस माहौल में ये जो ईस्ट एशियन और पैसिफिक कंट्रीज हैं, इनका प्री एमिनेंस, इनका स्पेशल इंपॉर्टेंस। अब इसमें कौन सी पैसिफिक कंट्रीज है देखिए, चाइना भी है, साउथ कोरिया भी है, वियतनाम है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड पैसिफिक कंट्रीज, ये काम कर रहे हैं एज ए बुलवर्क, एज ए डिफेंडर, एज ए बिग डिफेंस, पैंडेमिक को कंटेन करने में भी और इकोनॉमिक एक्टिविटी को री एनर्जाइज करने में भी। इसको हम बहुत ही मुश्किल से अंडर स्टेट कर पाएंगे, इसको इग्नोर कर पाना बहुत मुश्किल है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यह ग्रुपिंग अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। एडिटर साहब यहाँ स्पेशली बिल्कुल नहीं कहते कि कंटेनिंग द पैंडेमिक के लिए ग्रुपिंग क्या कर रहा है, ये बात तो नहीं है, पर इन्होंने कोट किया है कि इस ग्रुप का इंपॉर्टेंस पैंडेमिक को कंटेन करने में भी है, लेकिन री एनर्जाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर ये निश्चित तौर पर एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी इससे बढ़ेगी। तो इस माहौल में जब हमारा तालमेल यूएस और यूरोप से कैसा रहेगा हमको नहीं पता, तो हिंट दे रहा है एडिटर कि हमको इन कंट्री से भी अपना डीलिंग आगे बढ़ाना चाहिए। एड टू दिस, अब इसमें आप एक चीज और ऐड कर लो, द हाइटन्ड टैरिफ अनसर्टेनिटी। टैरिफ मतलब टैक्स रेट्स क्या होंगे, इनको लेकर अनिश्चितता बहुत बढ़ गई है। और एक क्यों बढ़ी है, जनरेटेड बाय द डेडलॉक्ड ब्रेक्जिट निगोशिएशंस बिटवीन ब्रिटेन एंड द ईयू। ब्रेक्जिट क्या है भाई, जब ब्रिटेन एग्जिट कर रहा है ईयू से, यूरोपियन यूनियन से,
जिसको कहा गया है ब्रेग्जिट। तो ब्रेग्जिट को लेकर जो मोलभाव चल रहा है, चर्चा चल रही है ब्रिटेन और बाकी ईयू के बीच में, यह डेडलॉक है, गतिरोध इसमें अटका हुआ है। एंड इट बिकम्स एविडेंट, और यह बिल्कुल साफ साफ हो जाता है दैट इंडिया मे हैव मिस्ड अ वाइटल अपॉर्चुनिटी, कि भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर खो दिया है। अब देखिए लैंग्वेज का खेल, इट बिकम्स एविडेंट, यह साफ हो जाता है कि इंडिया मे हैव, हमने शायद खो दिया है। एविडेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द है, में थोड़ा सा हल्का शब्द है, राइट। तो एडिटर बैलेंस कर रहा है, एकदम स्ट्रिक्टली भी नहीं कर रहा है। इंडिया में हैव मिस, हो सकता है कि हमने मिस कर दिया हो। क्यों? क्योंकि अभी भी हम वापस जा सकते हैं शायद। आगे देखिए, गिवन दैट, इस परिप्रेक्ष्य में कि कंसिडरिंग दैट द RCEP members now account for about 30% of the global GDP and a third of the world's population। ये जो 15 नेशन है RCEP के सिग्नेटरीज, ये दुनिया की जीडीपी का 30% यहां से बनता है, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन का भी करीब करीब 33% यहां से बनता है। द सिग्नेटरी स्टेट्स वर एम्फेटिक दैट द टाइमिंग ऑफ द अकॉर्ड प्रेजेंट्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट देयर इकोनॉमिक रिकवरी। जो सिग्नेटरी स्टेट से साइन करने वाले 15 देश, यह बहुत जोर देकर इस बात को कह रहे थे कि जो समझौता, अकॉर्ड मतलब समझौता, इस समझौते का जो समय है, यह इन सभी को एक विशेष अवसर प्रदान करता है कि ये अपनी इकोनॉमिक रिकवरी, आर्थिक रिकवरी को सपोर्ट कर सकें। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सर्व समावेशी विकास, सभी वर्गों को समावेश करते हुए विकास किया जा सके, यह एक पॉलिटिकली करेक्ट फ्रेज है। एंड जॉब क्रिएशन, और नौकरियां क्रिएट कर सकें, इवन एज इट हेल्प्स स्ट्रेंथन रीजनल सप्लाई चेन्स, ये सब काम भी हो, जबकि साथ साथ इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मजबूत करना क्षेत्रीय सप्लाई चेन्स को, हमारे इस पूरे रीजन में माल आराम से आ जा सके। अब यहां समझ पाएंगे कि चाइना का पूरा खेल क्या है। चाइना RCEP के माध्यम से इन सभी देशों के बाजारों पर पूरा पूरा कब्जा करना चाहता है, बिकॉज चाइना का सामान इन देशों में पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन एडिटर साहब इस बात को बाद में कहते हुए 3 बातें और कह रहे हैं, और ये बातें इन्होंने RCEP के किसी प्रोविजन से नहीं निकाली हैं, ये केवल इन राज्याध्यक्षों के भाषण से कोट किया गया है कि रिकवरी होगी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा और जॉब क्रिएशन होगा। और ये शब्द ऐसे हैं जिनको हम क्लीशे कह सकते हैं, जो हर नेता अपने भाषण में अक्सर कहता है। इंटरेस्टिंगली, और बहुत रोचक बात यह है कि अमंग द आसियान सिग्नेटरीज आर सेवरल रिलेटिवली फार स्मॉलर इकोनॉमीज इंक्लूडिंग वियतनाम एंड द फिलीपींस। बहुत महत्वपूर्ण है कि आसियान के हस्ताक्षरकर्ताओं में कई सारे तुलनात्मक रूप से बहुत ही छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे कि वियतनाम और फिलीपींस, विच नॉट ओनली कंटिन्यू टू हैव देयर शेयर ऑफ डिस्प्यूट विद बीजिंग। न केवल जिनके झगड़े हैं बीजिंग से, चाइना से, इनके भी झगड़े चल रहे हैं, बट ऑल्सो सफर सिग्निफिकेंट ट्रेड इम्बेलेंसेस, लेकिन इनके ये भी सहन कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक असंतुलन, इनके भी ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हैं विद एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी, इनके भी चाइना से बहुत ज़्यादा ट्रेड इम्बैलेंस हैं। अब यहाँ एडिटर साहब कह रहे हैं कि हमारे लिए वियतनाम और फिलीपींस का उदाहरण आदर्श होना चाहिए कि देखो, इनको भी चाइना परेशान कर रहा है बॉर्डर पर, इनका भी ट्रेड डेफिसिट नेगेटिव है चाइना के साथ, फिर भी साइन कर रहे हैं, तो हम भी कर लें। यह लॉजिक निश्चित तौर पर बहुत ही कमज़ोर लॉजिक है, बहुत ही वीक लॉजिक है, क्योंकि इसमें कोई फैक्ट नहीं है, ये केवल ओपिनियन बनाने का प्रयास है, कंपैरिजन करते हुए। हो सकता है कि वियतनाम और फिलीपींस को चाइना ने आर्म ट्विस्टिंग करके यहां मजबूर किया हो। दैट दीज एंड अदर लार्जर नेशंस, अब ये देश और बड़े बड़े अन्य देश इन द ग्रुपिंग, समूह में, हैव चोजन टू बरी देयर जोग्राफिकल डिफरेंसेस विद चाइना, इन देशों ने अपने जियो पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो चाइना के साथ हैं, जो भौगोलिक और राजनीतिक अंतर हैं, झगड़े हैं चाइना के साथ, उनको बरी, दफनाने का फैसला किया, इन ऑर्डर टू प्रायोरिटाइज विद व्हाट दे कलेक्टिवली सी एज ए म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेडिंग कंपैक्ट। प्राथमिकता देने के लिए किसको? जिसको वो लोग साथ में देखते हैं, एक पारस्परिक लाभकारी व्यापारिक समझौता, कंपैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट, दैट वुड बेनिफिट देयर इकोनॉमीज, जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं को लाभ करेगा ओवर द लॉन्गर टर्म, लंबे समय में, इज द क्लियरेस्ट टेस्टामेंट
टू, अब ये बहुत ही एक साफ टेस्टामेंट है, सबूत है किस बात का, इकोनॉमिक रियलिज्म ट्रम्पिंग नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, कि राष्ट्रवादी राजनीति को आर्थिक वास्तविकताओं ने पीछे धकेल दिया है। हो सकता है कि आपके नेशन स्टेट को समस्याएं हो, पर इकोनॉमिक रियलिटी कहती है कि अभी आप देश का मत सोचो, आप केवल आर्थिक सोचो, आर्थिक वास्तविकता प्राथमिकता ले ली। अब यहां देखिए बिल्कुल क्लियर, एडिटर भी एक्सेप्ट कर रहा है कि यहां पर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कुछ चैलेंजेस तो हैं, लेकिन पैसा अधिक जरूरी है, आपके देश का कुछ भी हो, ऐसा मानकर इन देशों ने साइन किया है, राइट। अब यहां पर म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेडिंग कंपैक्ट, जब कोई एग्रीमेंट साइन होता है तो निश्चित तौर पर सभी को लगता है कि यह पारस्परिक रूप से सभी को लाभ करेगा, ऐसा एग्रीमेंट तभी उन्होंने साइन किया होगा निश्चित तौर पर। तो इन सभी देशों ने चीन के साथ अपने जियो पॉलिटिकल डिफरेंसेस बरी कर दिए हैं। यहां लेखक कहना चाहता है कि भारत को भी ऐसा करना चाहिए। ऑल्सो, और द समरी ऑफ द फाइनल एग्रीमेंट, अब यहां एक महत्वपूर्ण बात आ रही है, अंतिम समझौते का संक्षेप शोज दैट द पैक्ट डज कवर, जो अनुबंध है, जो समझौता है, यह कवर करता है किस बात को, एन अटेम्प्ट, और प्रयास करता है टू एड्रेस इश्यूज दैट इंडिया हैड फ्लैग्ड, उन सभी मामलों को जो भारत ने रेखांकित किए थे इस समझौते में नवंबर 19 में निकलते हुए, इंक्लूडिंग रूल्स ऑफ ओरिजिन, कि हर माल पर लिखा होना चाहिए कि किस ओरिजिन का है, ट्रेड इन सर्विसेज, सेवाओं में जो आपसी लेन देन हो रहा है उसको लेकर, मूवमेंट ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का आवागमन देशों में कितना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि कई सारे देशों से हमारे यहाँ अनडिजायरेबल लोग भी आकर गतिविधियां करते हैं। एंड क्रूशली, और बहुत इंपॉर्टेंटली, रेमेडीज क्या होंगी, उपचार क्या होंगे, और सेफगार्ड्स, कहीं कुछ बड़ा नुकसान न हो इसके नियंत्रक क्या होंगे। इन सबको लेकर जब हमारे मामले थे तो लेखक कह रहा है कि फाइनल एग्रीमेंट ने इसमें से कुछ चीजों को कवर किया है और कोशिश की है कि इन मामलों को एड्रेस किया जाए, इन मामलों पर भी ध्यान दिया जाए। एक्नॉलेजिंग, स्वीकार करते हुए, इंडियाज इकोनॉमिक हेफ्ट, भारत की आर्थिक शक्ति, एंड वैल्यू एज ए मार्केट, और एक बाजार के रूप में भारत का मूल्य, द आरसीपी मेंबर्स हैव नॉट ओनली लेफ्ट द डोर ओपन, आरसीपी के मेंबर्स ने न केवल दरवाजा खुला छोड़ दिया है, मतलब इंडिया को इनवाइट किया है, शुड इंडिया और शुड न्यू दिल्ली रिकंसिडर इट्स स्टैंड, कि यदि कभी भारत अपने नजरिए को पुनर्विचार करना चाहे तो दरवाजा खुला आ जाना, बट हैव ऑल्सो वेव्ड, लेकिन साथ में एक और छूट दे दी है, अ की 18 मंथ कूलिंग पीरियड फॉर इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स, कि कोई नया एप्लीकेंट यदि आना चाहेगा तो 18 महीने का कूलिंग पीरियड, 18 महीने के बाद उसको अंदर लेंगे, इसको भी हटा दिया है भारत के लिए, आप जब चाहो तुरंत आ सकते हो। इट वुड बी इन इंडियाज इंटरेस्ट, अब एक चीज बताइए, यदि इन लोगों ने भारत की ताकत को समझा है, भारत के मार्केट को समझा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका भी इंटरेस्ट साफ जाहिर है कि यदि भारत आएगा तो हमको भी लाभ होगा। और यहां लेखक समरी कर रहा है यह भारत के इंटरेस्ट में होगा कि डिस्पैशनेटली रिव्यू इट्स पोजीशन, कि बिना किसी पक्षपात के हम अपने नजरिए को पुनर्विचार करें, एंड एम्ब्रेस ओपननेस रादर देन प्रोटेक्शनिज्म, और खुलेपन को अपनाएं संरक्षणवाद की बजाय। हम अपने देश के उद्योगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बढ़ती रहे, इसलिए हम उसको बचाने के लिए खुलेपन से दूर जा रहे हैं, लेकिन लेखक कहता है कि हमको इस खुलेपन को अपनाना चाहिए रादर देन प्रोटेक्शनिज्म। तो बहुत अच्छा एडिटोरियल है, आपको काफी सारे फैक्ट्स मिलेंगे, एक पूरा बैकग्राउंड मिलेगा और एक ओपिनियन मिलेगी। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज ये है कि आप पढ़िए, गूगल करिए कि आरसीईपी के ज्वाइन करने के बेनिफिट्स आपको बताए ऑथर ने, ज्वाइन न करने के क्या बेनिफिट्स होंगे वो आर्गुमेंट भी सोचिए, देन यू विल डेफिनेटली डेवलप योर ओन विजन अबाउट दिस। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि कौन से नए वर्ड्स हमने पढ़े। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लंबा खिंचना, लंबा खिंचा हुआ। बर्जनिंग का मतलब होता है तेजी से बढ़ता हुआ। एक्सीड टू मतलब स्वीकार कर लेना, मान लेना। डील ब्रेकर जो चीज डील को तोड़ दे, वह मुख्य बिंदु जिस पर सहमति न बन पाने के कारण आपको बाहर आना पड़े। डाउन द रोड कुछ समय के बाद, कुछ अवस्था के बाद। ऑप्टिंग आउट बाहर निकलने का फैसला करना। रैशनल विवेक, औचित्य, कारण, लॉजिक, आर्ग्यूमेंट। फाउंडर का मतलब होता है एज अ नाउन तो स्थापन
स्थापना करने वाला, एज ए वर्ब इसका मतलब होता है लड़खड़ जाना किसी विशेष परिस्थिति के कारण। प्री एमिनेंस सिग्निफिकेंस महत्व, बुलवर्क डिफेंड करने वाला रक्षक, बहुत बड़ा एक डिफेंडर। डेडलॉक मतलब गतिरोध, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। सिग्नेटरी हस्ताक्षर करता, साइन करने वाले। एम्फेटिक प्रभावशील, मजबूत। इंक्लूसिव डेवलपमेंट सर्व समावेशी विकास, सभी को समाविष्ट करने वाला विकास, सभी वर्गों को साथ में लेकर आगे बढ़ना। टू हैव वन शेयर ऑफ डिस्प्यूट्स, हमारा भी शेयर है झगड़ों में, हमारे भी अपने झगड़े हैं, किसी के झगड़ों में भागीदारी होना। रिलेटिवली फॉर स्मॉलर, तुलनात्मक रूप से कहीं अधिक छोटे। टू बरी डिफरेंसेस, झगड़ों को दफना देना। कंपैक्ट एग्रीमेंट, समझौता, इसका मतलब आप जानते होंगे प्रिसाइज भी होता है, छोटा भी होता है, संक्षिप्त भी होता है, इसका मतलब एज ए नाउन एग्रीमेंट भी होता है। टू फ्लैग का मतलब होता है मार्क करना, रेखांकित करना, स्पष्ट रूप से सामने रखना। एंड रियलिज्म ट्रम्पिंग नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को पीछे धकेलने वाली वास्तविकता। आइए समझते हैं इस पूरे एडिटोरियल के की टेक अवेज क्या क्या हैं। आरसीईपी साइन हो चुका है आसियान के 10 देशों के साथ साथ चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड के बीच में। याद रखिएगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया वो 2 देश हैं जो यूएस और इंडिया के साथ मिलकर इंडियन कोस्ट में मिलिट्री एक्सरसाइज के भागीदार रहे हैं। इंडिया ने नवंबर 2019 में बाहर निकलने का फैसला किया था, लेकिन सभी 15 देशों ने अभी भी भारत को वेलकम किया है, बुलाया है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम और फिलीपींस, इन सभी के झगड़े हैं चाइना के साथ, तो इन्होंने अपने झगड़ों को अलग रखने का फैसला किया है। और ये एक उदाहरण है कि आर्थिक वास्तविकता ने पीछे धकेल दिया है राष्ट्रवादी राजनीति को। पैसा पहले, देश बाद में बचाएंगे। आरसीईपी ने इंडिया की कंसर्न्स को कंसीडर किया है, ऐसा हमको लग रहा है। तो ये की टेकअवेज हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पैसेज डियर फ्रेंड्स, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सभी को इसके बाद में और रिसर्च करने का मोटिवेशन होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।